साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद। और सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी और बढ़िया वाली चली हुई है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सदिश और अदिश राशियों के बारे में। और आज हमारा अगला डिस्कशन एक स्ट्रेट लाइन में मोशन और एक प्लेन में मोशन, यानी कि एक सीधी रेखा में गति और एक तल में गति, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक विमीय गति और द्विविमीय गति पर भी रहेगा। तो कोशिश करेंगे हम 3 टॉपिक आज हमारे कवर हो जाएं। पहला सदिश अदिश, दूसरा स्ट्रेट लाइन मोशन 1D मोशन और उसी में 2D मोशन। तो इन 3 टॉपिकों के क्वेश्चन आपको मिक्स फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करें। और ये रहा आप सभी के सामने पहला सवाल। करिए भाई, इसका सही उत्तर करिए। राम राम भाई ललित, मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ। कपिल भाई आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ कपिल भाई, नमस्कार सभी को, नमस्ते। तो सवाल है कि व्हाट इज द रेक्टिलिनियर मोशन, की सरल रेखीय गति क्या है। व्हाट इज द रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति क्या होती है। बहुत ही अच्छा। और आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन है बी। क्या किसी वस्तु की वृत्ताकार रास्ते पर गति? जी नहीं। किसी वस्तु की सीधी रेखा में गति? बिल्कुल सही बात है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में जो किसी वस्तु की गति होती है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम एक विमीय गति भी कहते हैं, सीधी रेखा में गति भी कहते हैं। उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे एक सड़क पर चलती हुई ट्रेन हो सकता है। उसके अलावा कोई अगर सीधा आदमी चल रहा है वो भी इसका उदाहरण ही हो सकता है। ठीक है, चलो अगला सवाल। सवाल कहता है कि बताओ, तय किए गए विस्थापन एवं दूरी के अनुपात का आंकिक मान हमेशा क्या होता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। तो आप सभी उत्तर करें, मैं तब तक इसकी इंफॉर्मेशन लिखता हूं। विस्थापन एवं दूरी का अनुपात, विस्थापन बटे दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कैसा होता है। तो बहुत बढ़िया, सभी सी की तरफ हैं। तो अगर आप नहीं जानते तो ये बात जान लीजिए कि विस्थापन या तो दूरी से छोटा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो जाएगा, बड़ा तो ये कभी नहीं होगा। और अगर विस्थापन छोटा होगा तो ऊपर छोटी राशि है नीचे बड़ी राशि है, तो रेशियो 1 से कम आएगा। और अगर ये दोनों बराबर हुए तो रेशियो 1 के बराबर आ जाएगा। मतलब ये अनुपात हमेशा 1 से छोटा रहेगा या 1 के बराबर रहेगा। तो आप कहेंगे 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा। और अगर यही रेशियो उल्टा हो जाए तो इसका उत्तर भी उल्टा हो जाएगा। अगर दूरी ऊपर विस्थापन नीचे आ जाए, डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे आ जाए, तो ये अनुपात आपका 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। ये आपका मोर देन 1 होगा या इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो करेंगे फटाफट से थम्स अप। हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात ये अच्छे से समझ में आ गई है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये बात आप समझ गए होंगे अब तक कि जो विस्थापन है ना, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है किससे भाई? डिस्टेंस से, यानी कि दूरी से। तो यहां से 3 सवाल आपके बन सकते हैं। आगे देखें अगला सवाल। एक पिंड एक नियत वेग से रेखीय पथ पर गतिमान है। किसी क्षण पर इसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन है। अब देखो, दूरी को s कह रहा है, विस्थापन को d कह रहा है। तो हमने कहा दूरी, या तो ऐसे कह लो कि दूरी हमेशा बड़ी होगी या विस्थापन से बराबर होगी, छोटी तो कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो दूरी जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी, विस्थापन से छोटी तो नहीं हो सकती है। तो देख लो, एस की तरफ चिमटे का मुंह कहाँ खुला हुआ है? एस की तरफ चिमटे का मुंह। अच्छा, ये दोनों ए और डी ऑप्शन सेम है ना, इसको चेंज कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, इसके नीचे इक्वल्स टू का साइन लगा लो, वो टाइपिंग में रह गया है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके ठीक है। अभी फिलहाल ए सही है। अच्छा, अगर आपको हो भैया सही तो डी भी है, ठीक बात है, लेकिन कोई एक तो चुनना है, एक चुनना है। तो फिर ये मान लो ए की रिलेवेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, ए इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो अगला सवाल देख लें। एक कार सीधी रेखा पर ओ से पी तक 18 सेकंड में जाती है। यदि ओ पी बराबर 360 मीटर हो तो औसत वेग ज्ञात कीजिए।
ओ से लेकर पी तक गई है 18 सेकंड में, और 18 सेकंड में इसने 360 मीटर की दूरी तय करी, तो औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग क्या होता है भाई? औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो कुल विस्थापन कितना है? 360 मीटर, और समय कितना है? 18। तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। तो ये तो आसान सा सवाल था, सिंपल सवाल है ना? चलिए, बहुत बढ़िया भाई। द पाथ ऑफ लाइफ, नमस्ते। मेरा ग्रुप डी का एग्जाम था, 10 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अगर आपने टोटल 10 क्वेश्चन सही करे हैं या फिजिक्स के 10 क्वेश्चन सही करे हैं, एक बार ये भी आप बताइए। अगला सवाल देखो। एक वस्तु का एक्स अक्ष पर स्थिति दे रखी है, एक्स बराबर 8.5 प्लस 2.5 टी का स्क्वायर। वस्तु की गति टी बराबर 0 सेकंड और टी बराबर 2 सेकंड पर क्या है? तो आपको ना वेलोसिटी बतानी है, पहली टी बराबर 0 पर और दूसरी टी बराबर 2 सेकंड पर। बताओ कैसे करोगे? बताइए फटाफट से, कैसे इसको सॉल्व करोगे भाई? अरे हिमांशु भाई साहब, बाबूजी नमस्कार। भैया नमस्कार। अगर केवल नमस्कार करने ही आने का उद्देश्य हो तो प्लीज़ भैया थम जाओ, रुक जाओ यार। और पढ़ने का उद्देश्य हो तो भैया पढ़ लो मेरे दोस्त। नमस्कार भाई साहब, बाबूजी नमस्कार। तो कुछ साथी सी की तरफ हैं और कुछ साथी डी की तरफ है। मेरा आज ग्रुप डी का एग्जाम था, सब आपके क्रैश कोर्स से क्लियर हो गया। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया भाई। दीप मेरे दोस्त, बहुत सारा आभार आपको, थैंक यू इस फीडबैक के लिए। हाँ जी। अरे 8.5 प्लस 13 ये क्यों दे रहे हो मुझे उत्तर? मुझे तो प्रॉपर उत्तर बताओ, ए बी सी या डी। देखो, पहले आपको क्या करना है कि इसमें से वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई? वेग ही पूछा है ना, गति पूछी है, स्पीड पूछी है। तो आप क्या करोगे कि डी एक्स बाई डी टी कर दोगे। अब जिसको नहीं आता वो उस ध्यान से सुन लो। देखिए, डी एक्स बाई डी टी का मतलब इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा मिस है। 8 सही उत्तर आ रहा है क्या सभी का, या 8.5 के साथ टी था? मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ जो मैंने हरीश बाबू को सवाल भेजे थे। ठीक है, देख लेना एक बार, मुझे पीडीएफ नहीं मिल रही है जो मैंने भेजी, देख लेते हैं। मेरे हिसाब से टी शायद है या नहीं है। तो देखो, जिसके साथ टी नहीं है वो तो हो जाएगा 0, और इसके साथ टी के ऊपर 2 लगा हुआ है ना, तो इस 2 की इस संख्या में गुणा हो जाएगी, यानी कि 2.5 में गुणा हो जाएगी 2 की, और यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी। तो 2 में से एक पावर कम हो जाएगी, एक बचेगी। डी एक्स बाई डी टी ही वेग होता है, और ये कितना हो जाएगा? 2.5 दूनी 5, 5 टी। अगर आप इसे देखोगे पहला टी बराबर 0 पर, अगर तुम इसमें टी बराबर 0 पुट कर दोगे तो 5 गुणा 0 ये 0 हो जाएगा, और अगर इसमें तुम टी बराबर 2 पुट करोगे तो 5 गुणा 2 10 हो जाएगा। तो टी बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 है, टी बराबर 2 पर वेलोसिटी 10 है। तो उत्तर आ जाएगा आपका 0 और 10। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। द पाथ ऑफ लाइफ, वेरी गुड। 10 के 10 क्वेश्चन आप फिजिक्स में से करके आए हैं, टोटल 80 क्वेश्चन करेक्ट हैं, गजब एकदम। डी कैसे कर रहे हैं आप? टी की वैल्यू 2 सेकंड है ना, 2.5 दूनी 5 टी हो जाएगा। टी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 5 दूनी 10 नहीं हो जाएगा? बताइए, कोई मिस्टेक है क्या? मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो या ठीक है? बताओ भाई, फटाफट बताओ, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है मेरी कोई, या आपके में कुछ गड़बड़ थी? सही है ना? चलो, आइए दोबारा से एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सवाल कहता है 8.5 एक्स की वैल्यू प्लस 2.5 टी का स्क्वायर। वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? एक बार डिफरेंशिएट, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, 2 की गुणा हो जाएगी, 2.5 दूनी 5 टी हो जाएगा। तो ये केवल 5 टी हो गई, ये वेलोसिटी बन जाएगी, वेलोसिटी हो गई आपकी 5 टी। इसमें जब आप टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और टी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 5 दूनी 10, वेलोसिटी आपकी 10 हो जाएगी। तो वेलोसिटी आपकी 0 और 10 हो जाएंगी। क्लियर है ना? 0 एंड 10, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये गलतियां आप मत करिएगा। नहीं नहीं, कांस्टेबल वाले बिल्कुल दूर रहो भाई। अब देखिए, उसने कहा, सेम सवाल दिया है और उसने कहा वस्तु का औसत वेग बता भाई टी बराबर 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में।
तो यहाँ आप औसत वेग कैसे निकालोगे? t बराबर 4 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड के बीच में। देखिए यहाँ पर वो काम मत करना। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि dx बाई dt कर लूँगा, वेलोसिटी मिल गई मुझे 2.5t और इसको मैं दो जगह देख लूँगा, एक बराबर t बराबर 2 पर, एक बराबर t बराबर 4 पर। तो t की वैल्यू जब 2 रखोगे तो 2.5 दूनी 5 आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। और t की वैल्यू 4 रखोगे तो 2.5 चौके 10 आ जाएगी, v की वैल्यू 10 और दोनों का एवरेज 7.5 आ जाएगा। 5 और 10 का एवरेज 7.5 देख लो, तो ऑप्शन में मिलेगी ही नहीं। और मैं अगर पेपर बनाता तो ऑप्शन में 7.5 ही रखता। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अब आप कैसे करोगे? देखिए डेफिनेशन पे जाइए, बेसिक डेफिनेशन पे। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग आपसे क्या कहता है? एवरेज वेलोसिटी आपसे कहती है कि भाई कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब मुझे बताओ कुल विस्थापन क्या हो जाएगा? तो आप निकालो कि भाई ये जो है ना, मुझे x दे रखा है 8.5 प्लस 2.5 t का स्क्वायर। तो इसमें आप कुल विस्थापन कैसे निकालोगे? कुल विस्थापन का मतलब आप ये कहोगे कि पहले आप निकाल लो t बराबर 2 सेकंड पर, ठीक है, t बराबर 2 सेकंड पर, उसको कह दो x1। कुछ नहीं करना, सिंपल t की वैल्यू 2, यहाँ 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 2.5 चौके 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 18.5 मीटर। ऐसे ही अब आप निकालोगे t बराबर 4 सेकंड पर, x की वैल्यू जब यहाँ 4 रखोगे, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 और 8 40। सही कर रहा हूँ मैं? एक बार चलो ऐसे ही कर लेते हैं, प्लस के 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 40 हो जाएंगे। और ये हो जाएगा x2 ले लो इसको, और ये हो जाएगा 48.5। तो कुल विस्थापन कितना हो गया? कुल विस्थापन हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा t2 माइनस t1। ये आपका बेसिक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा आगे आप देखें तो x2 माइनस x1, 48.5 में से आपको माइनस करना है 18.5। 48.5 में से 18.5 माइनस करिए, अपॉन t2 कितना है 4, t1 है 2, इसमें से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे? 30 बच जाएंगे, और 4 बटे 2 2, उत्तर आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। भाई बॉलीवुड वाले ऑफिशियल भैया, आप RWA आइए, अपना रिज्यूमे जमा करिए, ये एक तरीका है। प्लीज़ क्लास में इतने बड़े बड़े कमेंट स्पैम मत करिए, नहीं तो आपको हरीश बाबू जो है वो टाइम आउट कर देंगे। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसी तरह की कोई जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको लगता है आप बिल्कुल उस लायक हैं, तो आप आइए और मोस्ट वेलकम। और अपना ना रिज्यूमे जमा कर दीजिए, RW में आकर अपना रिज्यूमे जमा करिए। तो फटाफट से एक बार थम्स अप करिए, हाँ जी क्लियर है। इसी तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। तो जब भी औसत का सवाल आए, एवरेज का सवाल आए, तो उसको हम डिफरेंस करके मत करिएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। आप बताइए सवाल क्या कह रहा है? किसी गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण बनाती हुई सीधी रेखा है, तो इस ग्राफ के आधार पर वस्तु की गति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वस्तु का दूरी समय ग्राफ। देखिए ये दूरी है, ये दूरी है और ये समय है, और ये कह रहा है किसी निश्चित कोण पर है, एक फिक्स एंगल पर है। अब 45 में नहीं कहूँगा, मुझे नहीं पता। ये दूरी है, ये समय है, और यहाँ से जो एंगल रहा होगा वो है। तो क्या वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है? देखिए उसने कहा एक निश्चित कोण बनाती हुई सीधी रेखा है। यार मुझे एक बात बताओ कि क्या सीधी रेखा के लिए केवल यही ग्राफ आएगा? एक सेकंड रुको भाई, सीधी रेखा तो ये भी हो सकती है। मैं एक ग्राफ ऐसा बनाऊं, ये, और इस लाइन को उठाऊं और ऐसे करके यहां से ऐसे बना सकता हूं। ये लो, ये कौन सी सीधी रेखा नहीं है बताओ भैया? ये भी तो सीधी रेखा है। उसने कब कहा कि ये ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है? अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो इसमें क्या है? वेग बढ़ रहा है और इसमें वेग घट रहा है। तो हम ऐसा, ये तो अधूरी जानकारी हो गई। अगर वो ये कहता कि भाई एक सीधी रेखा है जो जिसका स्लोप ऊपर की तरफ है, देखो इसका स्लोप ऊपर की तरफ है और इसका स्लोप नीचे की तरफ है, तब मैं ये जरूर कहता कि अगर ऊपर की तरफ है तो वेग बढ़ रहा है। बट उसने ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं दिया। वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। हाँ, ये बात विचार करने योग्य है। देखिए आप चाहे दोनों में से कोई भी ऑप्शन देखो, अगर ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है तो इतना जरूर होगा कि वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही है, चाहे वो बढ़ती हुई दूरी तय कर रही है, चाहे वो घटती हुई दूरी तय कर रही है।
अगर आपने रेस दी है तो 2 सेकंड में अगर 4 मीटर दूरी तय कर रही है तो अगले 2 में भी 4 ही तय करेगी। अगर ब्रेक लग रहे हैं, अगले 2 में अगर 2 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय करी है तो अगले 1 सेकंड में वो 2 मीटर की दूरी तय करेगी। तो समान समय में समान दूरी वो तय कर रही है। ठीक है। वस्तु पूरे समय स्थिर अवस्था में रहती है, गलत बात है। वस्तु का त्वरण लगातार बढ़ता रहता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि त्वरण बढ़ रहा है। मुझे इतना पता है कि त्वरण तो है, लेकिन बढ़ रहा है घट रहा है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फटाफट क्लियर करेंगे। हाँ जी क्लियर है। एक बार बताएंगे हाँ जी क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो पूरी क्लास की पढ़ाई लिखाई एक तरफ है और कुछ कुछ प्रयास अलग दिशा में इस क्लास में एक तरफ हैं। ठीक है, करते रहिए। रात के 10 बजे आपके प्रयास जो है काफ़ी हद तक सफल होंगे। जो साथी पढ़ाई कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो परीक्षा में सफल होंगे, और जो साथी बातचीत कर रहे हैं निश्चित तौर पर भगवान करे वो वहाँ सफल हो जाए। हालांकि गारंटी कम है, बट फिर भी यार सफल होने चाहिए। बेचारे रात को 10 बजे इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, उनके माता पिता कितनी उम्मीदों से उनसे ये उम्मीदें लगाए हुए हैं कि हमारा बेटा गया है उस क्लास में, कुछ ना कुछ तो आज हासिल करके आएगा। हर दिन खाली हाथ बेचारे को लौटना पड़ रहा है। चलिए सवाल देख लो भाई। सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक वक्र है, यह वस्तु की गति के बारे में क्या दर्शाता है। अगर दूरी समय का ग्राफ एक वक्र है, ये दूरी है, ये समय है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और मान लो एक कर्व ऐसे जा रहा है ग्राफ, तो ये क्या दिखाता है। सवाल पढ़िए और बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। वस्तु स्थिर वेग से गति कर रही है। देख भाई, स्थिर वेग से गति करेगी तो ग्राफ जो है वो बिल्कुल सीधा जाएगा। भाई कर्व का मतलब तो क्या है कि कहीं कम हो रहा है कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है कहीं ज़्यादा हो रहा है। अगला, वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। नहीं, ये तो ये ग्राफ होता ना, वस्तु का वेग समय के साथ बदलता रहता है, ये बिल्कुल सही है। स्थिर तो नहीं है, समय के साथ बदल रहा है, कभी एक समान है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो वो समय के साथ में चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। कर लिया आपने सही उत्तर सी। तो ग्राफ के इससे ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आएंगे। अगर आपको एक बेसिक जानकारी है ग्राफ की तो AW और TPO के स्तर पे हम ग्राफ के सवालों को क्लियर कर जाएंगे। ठीक है जी। चलिए भैया जी आगे चलें। नहीं 14 को तो क्लास हुई थी ना आपकी, सैटरडे तो क्लास हुई थी, 15 को नहीं हुई थी। अच्छा 14 तो, सॉरी 14 तो संडे था ना। हाँ 14 संडे था, 15 कल क्लास नहीं हुई थी, वो मैंने कारण बता दिया था। चलिए सवाल कह रहा है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। देखिए जब भी क्षेत्रफल की वो बात करे तो आपको क्या कर देना है, उन दोनों राशियों की गुणा। जब भी वो क्षेत्रफल की बात करे, एरिया की बात करे, तो उन दोनों को गुणा कर देना है। तो वेग इंटू समय, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या दिखाता है। तो बताइए भाई, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और अगर इन दोनों की गुणा कर दोगे तो ये क्वांटिटी आपको मिलेगी जिसको हम बोलते हैं विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी किसी वस्तु के किसी ग्राफ के एरिया की बात करें तो आपको क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। और अगर स्लोप की बात करें, अगर मान लो जैसे ये ग्राफ है और इस पर यहाँ एक राशि दे रखी है A, यहाँ एक राशि दे रखी है B, तो इसका स्लोप जो होगा, इसकी जो ढाल होगी वो होगी A बटे B। बहुत बढ़िया ललित। तो सीधे दो फंडे याद रखने हैं, स्लोप पूछे तो डिवाइड और एरिया पूछे तो मल्टीप्लाई, दैट्स इट। अगला पॉइंट आप देखिए, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या दर्शाती है। द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, बताइए विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता हमें क्या दर्शाती है। तो प्रवणता का मतलब ढाल ही होता है। अब विस्थापन बटे समय तो क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेलोसिटी बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो ये क्या दर्शाती है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दर्शाती है। ऐसा कुछ भी आ जाए, आप गुणा और भाग से जो राशि मिलेगी उसको कर लेंगे, इसमें तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगला सवाल देखेंगे कि दो समानांतर रेल पटरी उत्तर दक्षिण दिशा में है, यानी एक पटरी ऐसे है, ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, और एक पटरी ऐसे है, इस पर ट्रेन कैसे आती है, साउथ में। अब चलिए, ट्रेन ए उत्तर की ओर 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है सॉरी, ये ट्रेन है ए और उत्तर की ओर
54 किलोमीटर पर आवर की गति से छुक 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 चल रही है। अच्छा जी, इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन बी दक्षिण की ओर 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, छुक 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 छुक, इधर से ऐसे, इधर की साइड है, कितने से 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसको ना चेंज मत करना मीटर पर सेकंड में। क्यों चेंज मत करना? क्योंकि आंसर भी आपको किलोमीटर पर आवर में ही दिया है। तो पूछा है कि ट्रेन ए के सापेक्ष ट्रेन बी की गति क्या होगी, तो आपको क्या कर देना है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन जा रही है तो क्या कर देना है, इनको जोड़ देना है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगी 54 + 90। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो घटा देना, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जोड़ देना। तो ये हो जाएगा आपका 144 किलोमीटर पर आवर। तो 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला सवाल आप देखें कि दो समानांतर रेल पटरी उत्तर दक्षिण दिशा में है। ट्रेन ए उत्तर की ओर 54, ट्रेन बी दक्षिण की ओर 90 की गति से चल रही है। तो ट्रेन बी के सापेक्ष जमीन की गति ज्ञात करिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ट्रेन बी के सापेक्ष जमीन की गति कितनी होगी? बहुत गजब का सवाल दिया है आपको। यानी कि वो कह रहा है देख भाई, एक ट्रेन इधर जा रही है ऐसे करके और दूसरी ट्रेन पीछे की तरफ आ रही है, यानी कि एक ट्रेन ऐसे करके आ रही है और एक ट्रेन ऐसे करके आ रही है। अब बताओ, ट्रेन ए उत्तर की ओर 54 किलोमीटर पर आवर, ये ए है, ये बी है, 54 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन बी दक्षिण की ओर 90 किलोमीटर पर आवर, और ये है जमीन ग्राउंड। अब बताओ ट्रेन बी के सापेक्ष जमीन की गति ज्ञात कीजिए। देखिए जब आप जमीन पर खड़े हैं और ट्रेन बी के सापेक्ष जमीन को देख रहे हैं, सुनो सॉरी, आप खड़े, जब भी ये पूछे ना किसके सापेक्ष पूछ रहा है, ट्रेन बी के सापेक्ष, तो आप खुद को ना ट्रेन बी में बिठा लो। अगर बी के सापेक्ष और जिसकी गति पूछ रहा है उसको देखो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपकी ट्रेन इधर जा रही है और आप जमीन को देखें तो आपको लगता है जमीन पीछे की तरफ जा रही है ना, और उतनी ही स्पीड से जा रही है। तो अगर आप जमीन को देखोगे तो आपको लगेगा जमीन इधर की साइड में 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो जमीन 90 किलोमीटर पर आवर से किस डायरेक्शन में जाएगी, इसको उन्होंने नॉर्थ कहा है, इसको साउथ। ये ट्रेन साउथ में जा रही है तो इसको अपने आप ही नॉर्थ कहोगे। तो 90 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जो है कहाँ जा रही है, नॉर्थ में जा रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है ना। चल अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे, करिए इसका सही जवाब। अब देखो अगला सवाल, कैसे रिलेटिव स्पीड से सवाल बन सकते हैं, कितने सारे। दो समानांतर रेल पटरी उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। ट्रेन ए उत्तर की ओर 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। एक बंदर ट्रेन ए की छत पर ट्रेन की गति के विपरीत 18 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है। तो ट्रेन ए के सापेक्ष जमीन पर खड़े व्यक्ति के अनुसार बंदर की गति ज्ञात करिए। बड़ी आसान सी बात है। ट्रेन ए जो है उत्तर की तरफ जा रही है ऐसे ऐसे करके, कितने किलोमीटर पर आवर से, 50 किलोमीटर पर आवर, और इसी पर एक बंदर कूदता है जो गति के विपरीत इधर की तरफ भग रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से। और यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर देखेगा तो उसे दिखेगा बंदर डबल स्पीड से चलता हुआ। दो अपोजिट डायरेक्शन की गतियां हैं तो उनको आप जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दीजिए, 54 और 18 कितना हो जाएगा, 60, 68, 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर की गति से उसे बंदर चलता हुआ दिखाई देगा। इसको हमने क्या माना है, नॉर्थ, इसको हमने क्या माना है, साउथ। बंदर साउथ चल रहा है ना, ट्रेन नॉर्थ चल रही है ना, और बंदर डेफिनेटली साउथ चलेगा। तो अब आप ये बताओ कि जमीन पर खड़े व्यक्ति के अनुसार बंदर की गति किस दिशा में होगी, बताइए फटाफट से। हाँ हरीश, उसको कर लेना भाई। हाँ जी बताइए, किधर की डायरेक्शन में आपको दिखेगा। अब देखो ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखो यही चीज मैं बस देख रहा था। आ जाओ, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए ये सारा खेलना रिलेटिव का है, ये सारा खेलना सापेक्ष का है कि सापेक्ष गति कैसे होती है। देखिए मेरी बात सुनना, अगर बंदर खुद को देखेगा तो वो अपने आप को ना, अगर ट्रेन भी 54 से चल रही है, वो 18 से चल रहा है, तो 54 + 78 72 की स्पीड से बंदर खुद को चलता हुआ पाएगा, या ट्रेन खुद को चलती हुई पाएगी 72 की स्पीड से। लेकिन देखो एक व्यक्ति जो जमीन पर खड़ा हुआ है ना,
भाई जमीन पर खड़े हुए व्यक्ति को इस तरह से माइनस होता हुआ नजर नहीं आएगा, उसको तो बंदर स्लो चलता हुआ नजर आएगा। यार आप खुद सोच के देखो ना, एक आदमी किसी ऐसी ट्रेन पर दौड़ रहा है जो उधर की दिशा में चल रही है और आप उसको देख रहे हैं, तो आपको वो व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा क्या? मतलब हम कह रहे हैं इसको कि उसको वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नजर आएगा, मतलब ट्रेन के अपोजिट वो दौड़ रहा है, ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, और हम कह रहे हैं कि हमें वो और तेज चलता नजर आएगा जितनी तेज वो चल रहा है। इसको ना थोड़ा फील करके देखो इस बात को, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देख मेरे भाई, बंदर को जरूर ऐसा लग सकता है, लेकिन तुम्हें तो ऐसा लगेगा जैसे बंदर ट्रेन की ही दिशा में जा रहा है। बोलो यस और नो? बंदर कभी आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी स्पीड आधी है, तिहाई है, तो वो ट्रेन की दिशा में ही भगा चला जाएगा। तो यहां खड़े हुए व्यक्ति के लिए ना इन दोनों को आप माइनस कर देना, और 54 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 54 माइनस 18, ये बचेंगे भैया 36। और किधर की डायरेक्शन में जाएंगे? जिधर ज़्यादा स्पीड होगी। तो स्पीड ज़्यादा कहाँ है? नॉर्थ साइड में। आप फील करके देखो ना, आपको लगेगा बंदर ट्रेन के साथ साथ पीछे जा रहा है, तो जिधर स्पीड ज़्यादा है उधर की साइड जाएगा, तो 36 से नॉर्थ में चला जाएगा। है ना मज़ेदार सवाल? तो ट्रेन या बंदर के हिसाब से प्लस कर देना, बट नीचे ज़मीन पर खड़े हुए व्यक्ति के हिसाब से प्लस मत करना, क्योंकि बंदर के हिसाब से तो वो उसको जल्दी पार कर देगा किसी रास्ते को, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो। लेकिन नीचे खड़े हुए व्यक्ति के हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से तो वो उसी के साथ साथ पीछे भगा चला जा रहा है। तो स्पीड रिलेटिव होती है, ये सापेक्ष होती है। समझ में आ गया ना? गलती मत करना। मैथ्स में आप लोग केवल जोड़ना और घटाना पढ़ते हो, तीसरी चीज़ नहीं पढ़ते हो, लेकिन यहाँ प्रॉपर वेलोसिटी पढ़ रहे हो, आप प्रॉपर यहाँ पर वेग पढ़ रहे हो, इसलिए ज़रूरी है इस बात को समझना। और मैंने ना एनालिसिस करके आपके सामने ये सवाल ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं कहीं से कुछ भी उठा के ला रहा हूँ, क्योंकि 25 प्रैक्टिस सेट में अगर मुझे ऐसा कंटेंट देना है जिससे आपका एग्ज़ाम कवर हो जाए, तो उसके लिए एक विश्लेषण की ज़रूरत है, वो मैं कर रहा हूँ। चलो अगला सवाल, वेक्टर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 1D मोशन के बारे में कर लिया, वेक्टर के बारे में करेंगे। दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा? देखिए लंबवत सदिश, भाई दो सदिश होते हैं, मान लो आई जे और के हैं। अगर ये लंबवत हैं, इनका मतलब क्या है? एक आई है, एक जे है, एक के है। ऑटोमेटिकली हम ऐसा मानते हैं ना कि अगर मान लो आई जो है एक्स डायरेक्शन में है, तो जे होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा। और ये तो ऐसे ऐसे हो गया, बाहर निकलता हुआ कोई भी वेक्टर आप के मान लो, ऐसे बाहर की तरफ। अब मैं बोर्ड से बाहर दिखा नहीं सकता, ये बाहर की तरफ है, इसको ऐसे मत मानना, ये बाहर की तरफ है। तो सदिश का मतलब क्या है? इनके बीच में खुद ही खुद एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप कोई भी दो वेक्टर ले लो, चाहे आई जे ले लो, जे के ले लो, के आई ले लो, कुछ भी ले लो। चलो मैंने मान लिया आई और जे, दो परस्पर लंबवत सदिश मैंने चुन लिए आई और जे, ठीक है। इनका अदिश गुणन, अदिश का मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो जब आई और जे की डॉट प्रोडक्ट होती है तो उत्तर क्या आता है? 0। डॉट प्रोडक्ट का नियम ये कहता है कि देख भाई, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा, जे की जे में 1, के की के में 1। लेकिन अगर किसी और के साथ करा दी, जे डॉट आई, ये सब 0 होंगे। के डॉट जे, जे डॉट के सब 0 होंगे। जे डॉट आई हो गया, आई डॉट के या के डॉट आई सब 0 होंगे। तो किसी और के लिए तो हमेशा जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है वो 0 हो जाती है। अब देखो ये मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ सोचने की बात है। आप बस ये पकड़ लो कि दो परस्पर लंबवत सदिश कौन हो सकते हैं, तो आई और जे कोई भी हो सकते हैं, चाहे आप जे के ले लो, के आई ले लो, कुछ भी ले लो, सबकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, कांस्टेबल में दूर दूर तक नहीं झांकेंगे ऐसे सवाल, आप निश्चिंत रहो। अब देखो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, तो ए की जगह आप आई लिख लो, बी की जगह जे, कुछ भी लिख लो, इसकी जगह जे तो इसकी जगह के। अब देखो इनके बीच का एंगल ये हो गया, अच्छा इसको उठा लो। अब देखो भाई यहाँ डेफिनेटली बी को आपने जे माना है, इसको आपने आई माना है, तो जे क्रॉस आई हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे क्या होगा? इसका उत्तर बताना। आई क्रॉस जे के होगा, और जे क्रॉस ए माइनस के होगा। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? के और माइनस के। देखिए के और माइनस के का मतलब क्या है? अगर आप के इसको कह रहे हो तो माइनस के का मतलब है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इनके बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, या इसको हम क्या कहते हैं? पाई एंगल भी कहते हैं। तो 180 डिग्री कहिए या चाहे आप पाई कहिए, राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल, सवाल कहता है कि बताइए कोणीय संवेग क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम कैसी राशि है? कोणीय संवेग एक
कैसी राशि है, एंगुलर मोमेंटम एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, या ये एक इस एक्सियल वेक्टर है, अक्षीय सदिश है। अगर आपने मेरी थ्योरी को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने बताया था, देखिए ये होती तो सदिश है, लेकिन सदिश में भी ये किसी वस्तु के अक्ष पे काम करती है, एक्सिस पे काम करती है। जैसे अगर ये वस्तु गोल गोल घूम रही है, मैं कहूँ इसका कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, तो वो किस दिशा में होगा? तो हम क्या करते हैं, इस वस्तु को राइट हैंड, जिधर से ये घूम रही है ना, अपने सीधे हाथ में ऐसे पकड़ते हैं कि इसके घूमने की दिशा हमारी फिंगर की दिशा में हो। तो हमारा अंगूठा जो है वो इसके एक्सिस को बताता है, अक्ष को बताता है, यानी दिशा को बताता है। हमारा अंगूठा दिशा को बताता है, और ये जो हमारी दिशा है ये कहाँ से मिलेगी आपको? अंगूठे से, यानी इसकी अक्ष पे, इसके एक्सिस पे। तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक अक्षीय सदिश है, ये एक एक्सियल वेक्टर है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल। अच्छा, क्या करोगे हिमांशु भाई वैसे नोट्स का? रट जाओगे उन्हें? आपको लगता है कि इतने सारे ढेर सारे नोट्स आपको रट जाओगे आप उन्हें? मत पढ़ो यार ऐसे चक्करों में, नोट्स वोट्स रटने जैसे चक्कर में मत पढ़ो। अभी समय है, क्लास ले लो, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अच्छा एग्जाम है तो उसको थोड़ा तरीके से निकालो। रिवाइज कर लोगे तो आपने पढ़ा तो होगा ही। अगर रिवाइज कर रहे हो तो वाइज तो क्या होगा ना, देखा तो होगा ना आपने। तो आपके पास तो नोट्स ऑलरेडी होंगे, वहां से कर लो यार। देखिए सवाल कह रहा है कि 12 तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं, वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो भाई सीधी बात है, अगर मैं इन्हें दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगाऊंगा तो सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि तब ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे और 12 और 8 20 हो जाएंगे, खत्म कहानी। अगर तुम ये सोच रहे हो 12 और 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो वो तब होता है, पता है स्क्वायर कब होता है? जब दोनों ऐसे लगे होते हैं, कि 12 ऐसे लगा हो और 8 ऐसे लगा हो, तब आप ऐसे करते कि अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 36, ये कितना हो जाता? 200 हो जाता ना, 36 और 4 40, 180 हो जाता, या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? अच्छा 64 होगा ये, हाँ तभी मैं सोचूँ काहे गड़बड़ आ रहा है। तो कितना हो जाता है ये? जो भी आता अंडर रूट में इसका आंसर आ जाता है ना। तो ये इस तरीके से 90 डिग्री पर होते। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट होते तो ये कॉमन सेंस की बात है यार। देखो अगर ये एक दूसरे के अपोजिट होते, ये 12 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है, तो ये माइनस हो जाते। अब इनका रिजल्टेंट कितना आ जाता? 12 में से 8 गए तो 4 न्यूटन आ जाता। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखिए। सर सही बता दो, कांस्टेबल में आ सकते हैं क्या? ये भैया मैंने हाथ जोड़ दिए है ना, ये मैं हूं, ठीक है, ये मैंने हाथ जोड़ दिए और मैं सही बता रहा हूं, कांस्टेबल में नहीं आएंगे। इसको नोटरी करा दूं? ये लो, नोटरी का मतलब होता है हम डाक टिकट लगवा देते हैं। ये लो मैंने 5 रुपए की स्टंप भी लगवा दी, ये इसको मैंने वेरीफाई भी कर दिया आज की डेट में। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो बना लो, इसकी वीडियो बना लो, कोई भी दिक्कत हो। ये मैंने आपको ऐसा काम कर दिया थी कि कोर्ट में भी जाओगे ना तो कोर्ट भी मुझे सजा दे देगा इस बात के पीछे कि तुमने खुद लिख के हाथ जोड़ के कहा था, सही बता के कहा था, डाक टिकट लगा के कहा था, वेरीफाई करके कहा था। ठीक है भाई, अब और बता इससे ज़्यादा क्या चाहिए? कैसी बात कर रहा है यार, वो सही बता दो। मतलब मैं यार रात के 10 बजे काहे झूठ बोलूंगा मेरे भाई तुझसे? क्यों भाई? एक अच्छा सवाल तुमने पूछा, कांस्टेबल में आ सकते हैं या नहीं, तो मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा? अगर आ रहे होते तो मैं कह देता हाँ आएंगे। अच्छा है, मेरी क्लास में लाइव काउंट बढ़ेगा। मैं तो खुद नुकसान कर रहा हूँ अपना, मेरे लाइव काउंट घटेंगे मना करने से। लेकिन बात लाइव काउंट की नहीं है यार, एग्जाम सर पे है, गलत सलाह देना गलत है। चलो अगला सवाल देखो। दो बल 3p और 2p का परिणामी आर है,
यदि पहले बलों का दोगुना कर दिया जाता है तो परिणामी भी दोगुना हो जाता है। तो दोनों बलों के बीच का कोण कितना है, दोनों बलों के बीच का एंगल कितना है। भाई बड़े कलाकार कह रहा सही बता दो। भाई मैं तेरे से मजाक क्यों करूँगा मेरे यार। चलो, दो बलों का परिणामी आर है। देखिए, जब दो बलों का परिणामी आर दे तो आप ऐसे कहोगे कि पहले परिणामी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे परिणामी का स्क्वायर प्लस पहला परिणामी गुणा दूसरा परिणामी और इनके बीच का एंगल कॉस ऑफ थीटा। अब देखो इसमें क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे। जैसे आर का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 9p का स्क्वायर। सुनो, इधर स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा, बाकी अंदर का सेम रहेगा। तो 3 3 ज़ा 9p का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4p का स्क्वायर। मैं ऐसे कर रहा हूँ, 9 का स्क्वायर 4p का स्क्वायर, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12p का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा। आर स्क्वायर बराबर 9 और 4 13। अच्छा, पी स्क्वायर सभी में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 12 कॉस ऑफ थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब वो दूसरी बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है भैया रिजल्टेंट को अगर अलग अलग को एंगल को डबल कर दो तो रिजल्टेंट डबल हो जाएगा। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको करते करते जाओगे आपको खुद समाधान मिल जाएगा। जैसे मुझे भी नहीं पता इसका उत्तर क्या है, बट मुझे पता था कि भाई एक चीज़ ये दी है, फिर कह रहा है इनको सबको डबल कर दो तो ये भी डबल हो जाएगा। तो इसको डबल कर दो, डबल हो गया भैया, पैसा डबल 2r का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। मैं सीधा इसको यहाँ से उठा रहा हूँ, इन सबको डबल करते चले जाओ, सबको डबल करते चले जाओ। तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 9 नहीं 6। फिर आप कहोगे 6p का स्क्वायर, ठीक है, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 4p का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 6 गुणा 4 गुणा कॉस ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4r का स्क्वायर, 6 6 36, 4 चौके 16, 36 और 16 कितने हो जाएंगे 52। तो पी स्क्वायर कॉमन ले दोगे, ये 52 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12, 12 चौके 48। ये हो जाएगा आपका 48 कॉस ऑफ थीटा। कॉस का तो स्क्वायर नहीं होगा ना। चलो, अब देखो इन या तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, या यहां से पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करके देख लो, है ना। या तो कोई वैल्यू पुट कर लो, मतलब अब तुम्हारे पास ना दो इक्वेशन है और यहां से तुम्हें कॉस की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखिए मैं क्या करता हूं, चलो 4 को नीचे ले जाता हूं, या आर स्क्वायर बटे पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेता हूं। यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर 13 प्लस 12 कॉस ऑफ थीटा, और इस पी स्क्वायर को नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर 52 प्लस 48 कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 13 प्लस 12 कॉस थीटा। तो 4 इंटू 13 प्लस 12 कॉस ऑफ थीटा बराबर 52 प्लस 48 कॉस ऑफ थीटा। अगर 4 से काटोगे दोनों ही कट जाएंगे, ये 4 से 13 चौके 52 और 4 से 12 बार, तो देखिए 13 प्लस 12 कॉस ऑफ थीटा बराबर 13 प्लस 12 कॉस ऑफ थीटा। अरे कुछ गड़बड़ झाला कर दिया क्या, एक बार देखना यहाँ से कोई सॉल्यूशन बन पाएगा। मेरे हिसाब से इसमें से अगर घटाओगे भाई 13 प्लस 12 कॉस ऑफ थीटा बराबर 13 प्लस 12 एफ कॉस थीटा। अब देखो 13 में से 13 गए 0 हो जाएंगे, तो 12 कॉस थीटा बराबर 12 कॉस थीटा, 12 से 12, दो कॉस कब बराबर हो सकते हैं, दो कॉस कब बराबर हो सकते हैं। अच्छा, इसने एक को डबल करने के लिए कहा है, अरे यार मैंने गड़बड़ झाला कर दिया भाई। यदि पहले बल को 2 गुना कर दिया जाए, अच्छा ठीक है, तो यहाँ करना था 36। चलो अब भाई तुम खुद से इसकी कैलकुलेशन करना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे कल पूछना इसको। आपको क्या करना है, केवल पहले बल को डबल करना था, मैंने सब घोटाला कर दिया। अब तुमने पहले काहे नहीं बताया बे। नहीं, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा यार, वो इनफिजिबल सॉल्यूशन है, कॉस कॉस के बराबर आ रहा है, सॉल्यूशन ही नहीं है कुछ भी। चलो पहले बल को 2 गुना कर दो, तो इसको 6p का स्क्वायर कर दोगे और बाकी वो 2p ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2p कॉस ऑफ थीटा। ऐसे करो, ठीक है। अब कर लोगे इसको, एक बार खुद से कोशिश करना करने की, जैसे मैंने बताया
वैसे सॉल्व करना, ना हो तो मैं बैठा हूं, इसको कल कर लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगला सवाल बताओ। दो समान बल प्रत्येक P एक बिंदु पर 120 डिग्री के कोण पर झुके हुए कार्य करते हैं, उनके परिणामी बल का परिमाण कितना है? बताओ उनके बीच का फोर्स कितना है। तो दो फोर्स हैं, पी पी हैं, परिणामी बल का परिमाण तो कैसे कहोगे, पी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 120। तो आर बराबर देखो, एक और एक 2p हो जाएंगे, 2p स्क्वायर, ये भी 2p स्क्वायर हो जाएगा और कॉस ऑफ 120। तो आर बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट, अगर यहाँ से 2p स्क्वायर कॉमन ले दोगे तो 1 प्लस कॉस ऑफ 120। आगे सॉल्व करो इसको, आर बराबर अंडर रूट 2p स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 120 कितना होता है, -1/2। याद रखना कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर बराबर 2p स्क्वायर, एक में से 1/2 गया तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, p स्क्वायर का मतलब p बाहर आ जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा p। इन क्लास से मैक्सिमम हो जाएगा ना, कुछ नहीं पढ़ूंगा साइंस में, ना ना भैया ये गलती बिल्कुल मत करना। देखिए आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी, केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ से आपको वो सवाल मिलेंगे जो थ्योरी पढ़ने के बाद आपको सताते हैं। लेकिन भाई आपके लगभग मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, बट बहुत सारे सवाल थ्योरी से क्लियर होंगे और बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस से। ना केवल थ्योरी काम आएगी, ना केवल प्रैक्टिस, दोनों चीज़ें मिला के काम आएंगी, दोनों चीज़ें एक दूसरे को परिपूर्ण बनाती हैं। ठीक है भाई, तो वो दोनों मेरे दोस्त आप करना। अगला सवाल, यदि दो सदिशों के योग का परिमाण उन दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है तो इन सदिशों के बीच का कोण कितना है? बताइए। देखो दो सदिश हैं ए और बी, इनके योग का जो परिमाण है वो इनके अंतर के परिमाण के बराबर है, तो बताइए इनके बीच का एंगल कितना होगा? अगर a प्लस बी ए माइनस बी के बराबर है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? देखिए हमेशा इसको एग्जैक्ट डायरेक्टली याद रखो कि दो वेक्टर अगर प्लस और माइनस में हैं, उनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री। ये आप डायरेक्टली याद रखोगे। ठीक है भैया जी, मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है दोस्त, मेरा ऐसे पर्सनल कोई टेलीग्राम नहीं है। आर डब्ल्यू ए में किसी टीचर का ऐसे कोई पर्सनल टेलीग्राम नहीं है, जो भी है सब ऑफिशियल है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, नहीं ये 180 नहीं होगा, ये 90 डिग्री होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद रखो। इसका सॉल्यूशन करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो ये 20 क्वेश्चन में आज हमने कोशिश की आपको कवर कराने की 1D मोशन और वेक्टर। कल हम कवर करेंगे 2D मोशन और इसके साथ ही हम मोशन चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, तो लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े चैप्टरों में 2 क्लासेस और छोटे चैप्टरों में 1 क्लासेस, बाकी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, मैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्लास बनाता हूँ, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए लाता हूँ। 25 मैंने बोला है, अगर मुझे लास्ट में लगेगा कि 25 से बात नहीं बन रही है तो उसको हम 30 पे ले जाएंगे, किसी एक संडे मैराथन लगा लेंगे, या हम सोच रहे हैं कि 7 तारीख तक सिलेबस खत्म हो जाए तो हम 10 तक सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे। वैसी कोई जल्दबाजी नहीं है, करेंगे तरीके से, लेकिन विश्वास मानना आप कि एकदम बेहतर और सीक्वेंस में हम इन क्लासेस को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या कांस्टेबल में? मैंने कब कहा है कि ये कांस्टेबल में आएंगे? लो फिर से एक बार वो नोटराइज्ड मेरा एफिडेविट देख लो। ये AWOTPO की क्लास है, ये विशुद्ध AWOTPO की क्लास है। ये देखिए इस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, केवल इसे AWOTPO वाले साथी देखेंगे। चलिए तो मिलते हैं भाई कल एक बेहतरीन से कलेक्शन के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।